हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस की। सरमन के माने आते हैं उपदेश, और बनारस ये एक शहर है। तो बनारस शहर के अंदर एक उपदेश, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलीजियस चैप्टर, तो आप थोड़ा सा उसी तरह का माइंड कंसेप्ट बना के रखेंगे। तो शुरू करते हैं कि गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC। ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्धा के जो लाइफ सर्किल है, गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ और 483 BC में उनकी डेथ हो गई थी। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ, ये आप नाम थोड़ा सा याद कर लेंगे कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस, के उन्होंने एक राजकुमार की हैसियत से, राजकुमार के रूप में अपनी लाइफ को शुरू किया था सिद्धार्थ गौतम नाम से। कहां पर रहते थे? इन नॉर्दर्न इंडिया, के वो नॉर्थ इंडिया में रहा करते थे। एट 12 और 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर। ये कह रहे हैं कि जब उनकी उम्र 12 साल की हो गई तो उनको पढ़ने के लिए भेजा गया, स्कूल भेजा गया। क्या पढ़ने के लिए? इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर। एंड 4 years लेटर रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर यानी हिंदू धर्म के जो अपने सैक्रेड ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स माने ग्रंथ के आप ले सकते हैं, कि उनको 12 साल की उम्र में स्कूल इसलिए भेजा गया ताकि वो हिंदू धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ लें। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद में, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, वो घर वापस आ गए और उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। He had a son, फिर उनको एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बिफिटेड रॉयल्टी। ये क्या रॉयल्टी माने? शाही जो होते हैं। कि इसके बाद में उनको एक बेटा हो गया और अपने बेटे के साथ में लगभग उन्होंने 10 साल की जो जिंदगी है एक बिफिटेड रॉयल्टी यानी बहुत ही शानो शौकत के साथ में, है ना। रॉयल्टी माने शानो शौकत और बिफिटेड माने जिंदगी गुजारना। कि उन्होंने बेटे के, जब बेटे का जन्म हुआ उस समय, उन्होंने शादी के बाद का जो 10 साल का समय है उन्होंने बहुत ही शानो शौकत वाली जिंदगी गुजारी। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जब उनकी एज लगभग 25 साल की हो गई, द प्रिंस कह रहे हैं हेयर टू फॉर, ये कह रहे हैं शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये जो राजकुमार हैं, हेयर टू फॉर माने इसलिए कि इसके बाद में जो राजकुमार हैं उन्होंने जो दुनिया की सफरिंग्स हैं, सफरिंग्स माने पीड़ाएं, कि जो दुनिया की पीड़ाएं हैं उनके बारे में गौर करना शुरू कर दिया। शील्डेड माने कि वो घिर गए, कि उनके ऊपर जो दुनिया की पीड़ाएं हैं, जो दुनिया की परेशानियां समस्याएं हैं, शील्डेड, उन्होंने इस राजकुमार को कवर कर लिया। ये इनके दिल में चीजें आने लगी। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, और यही पीड़ाएं, यही जो इनके दिल में पीड़ाएं थी जो चल रही थी, ये इनके सामने कब आई? वाइल, जबकि आउट ऑफ हंटिंग चांस्ड, कि जब ये एक बार शिकार पर निकले, बाहर शिकार पर निकले हुए थे, चांस्ड, इनको मौका मिला किससे मिलने का? अ सिक मैन, कि इन्होंने एक सिक मैन को, एक बीमार आदमी को देखा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इन्होंने अपने शादी के बाद में अपने बेटे के साथ में 10 साल तक बहुत ही शानो शौकत वाली जिंदगी गुजारी, और जब इनकी एज 25 साल की हो गई तो राजकुमार के मन में जो दुनिया की समस्याएं हैं, जो वर्ल्ड की सफरिंग्स हैं, वो इनके मन में आने लगी। और जब एक बार ये घर से बाहर शिकार पर निकले हुए थे, अपो चांस्ड अपॉन अ मैन, तो अचानक से ये एक बीमार इंसान से मिलते हैं। देन एन एज्ड मैन, फिर ये एक बूढ़े इंसान से मिलते हैं। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन माने, जो फ्यूनरल माने मैयत, जो लाश होती है, जनाजा होता है, उसको बोला है। फिर इनका गुजर, इनकी मुलाकात, इनका सामना एक मैयत से हुआ, एक जनाजे से हुआ। एंड फाइनली अ मोंक बैगिंग फॉर आर्म्स, और आखिर में, अंत में, इनका सामने एक मोंक से, वो मोंक माने रिलीजियस इंसान, जो धार्मिक लोग होते हैं, कि इनका सामना एक धार्मिक व्यक्ति से हुआ। बैगिंग फॉर एल्म्स, जो कि अपनी जिंदगी के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek an enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. कह रहे हैं कि दीज साइड, ये जो दृश्य थे, सो मूव्ड हिम, इन्होंने उसको परेशान कर दिया या उसको चेंज कर दिया। दैट ही एट वंस, के वो फौरन ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। कहां पर? इनटू द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, संसार के अंदर, टू सीक एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट माने सुधार,
जो कि एक प्रकाश है, कि एक प्रकाश की खोज में, सीख माने खोज में, कि एक रोशनी को खोजने के लिए, एक ज्ञान की खोज में, आप इसको ज्ञान भी ले सकते हैं कि ज्ञान की खोज में वो दुनिया में या संसार में प्रवेश कर गया। कंसर्निंग, जो कि ज्ञान जुड़ा हुआ था, कंसर्निंग द सोरोज, जो कि ज्ञान समस्याओं से जुड़ा हुआ था, ही हैड विटनेस, उन समस्याओं से, उन गमों से, उन दुखों से, ही हैड विटनेस्ड, जो उसने अपनी आंखों से देखे थे। ठीक है, कि उसने ये चार चीजें देखी, एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान देखा उसने, उसने एक बूढ़ा इंसान देखा, उसके बाद उसने एक जो जनाजा होता है, एक अर्थी होती है, उसको उसने देखा, उसके बाद में उसने एक मोंक को देखा, एक रिलीजियस इंसान को देखा जो कि भीख मांग रहा था। तो इन चारों दृश्यों ने उसको चेंज कर दिया और फौरन ही वो संसार में, दुनिया में एक ज्ञान की खोज में निकल गया, जो ज्ञान दुखों से जुड़ा हुआ था, और वो दुख जो उसने अपनी आंखों से देखे थे। तो ये पूरा इसका मतलब होता है, ही वेंडर्ड फॉर 7 years, और लगभग 7 सालों तक वो भटकता रहा। वेंडर्ड माने भटकना, 7 सालों तक वो भटकता रहा। एंड फाइनली सेट अंडर द डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और आखिरकार 7 साल बाद वो भटक कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वे हेयर, जहां पर ही वर्ड, उसने प्रतिज्ञा ली, कि वहां पर उसने कसम खा ली, उसने प्रतिज्ञा कर ली कि टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, कि वो वहां तक तब तक बैठा रहेगा, अंटिल, जब तक के एनलाइटनमेंट केम, जब तक कि उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। एनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days, के 7 दिन बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एंड ही रिनेम द ट्री ऑफ बोधि ट्री, ये भी याद रखना, और तभी से उस पीपल का जो पेड़ था जिसके नीचे वो बैठकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, कसम खाई थी, उस पेड़ का नाम बोधि ट्री पड़ गया। बोधि ट्री का मतलब भी उन्होंने दिया है कि बोधि ट्री का मतलब आता है ट्री ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का पेड़, अकल का पेड़, बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, एंड बिगेन टू टीच, और फिर उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उसकी जो अपनी नई नई उसकी अकल थी, नई नई जो उसको ज्ञान मिला, अंडरस्टैंडिंग के माने शिक्षा लेंगे, कि उसकी जो नई शिक्षा थी उसने लोगों के साथ में उसको शेयर करना शुरू कर दिया और उसको सिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के माने यहाँ पर शिक्षा, के उसके जो नए विचार थे, नए ख्याल थे, नई शिक्षा थी उसकी, उसने लोगों के साथ शेयर करना और उनको सिखाना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और उस समय उसको लोगों ने बुद्धा ना, यानी वो फेमस हो गया, उसको जाना जाने लगा बुद्धा के नाम से। और बुद्धा का क्या मतलब आता है, द अवेकन्ड और एनलाइटेंड, यानी ऐसा इंसान जो जागा हुआ हो या जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बुद्धा बोलते हैं ऐसे इंसान को एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, जो टाइटल था आपका सर्मन एट बनारस, वो यहीं से है कि बुद्धा ने प्रीच्ड माने उपदेश देना, भाषण देना, कि बुद्धा ने सबसे पहले उपदेश दिए अपने जो अपनी शिक्षा के, अपनी शिक्षा का उसने जो उपदेश दिया, कहाँ, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, ये जो बनारस शहर है, ये कहा है इन्होंने कि ये उस जगह पर डिपिंग प्लेसेस माने यहाँ पर इन्होंने बाथिंग, यानी जहां पर नहाते हैं लोग, कि मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, के गंगा के किनारे पर, जो गंगा नदी है उसके किनारे पर जहां पर लोग नहाते हैं, वहीं पर एक बसा हुआ शहर है बनारस। बनारस को उन्होंने एक्सप्लेन किया और कुछ नहीं है ये, कि बनारस कहाँ है, बनारस गंगा के किनारे पर, गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है, जहां पर लोग क्या करते हैं, होली ऑफ द डिपिंग प्लेस, जहां पर लोग सबसे अच्छा मानते हैं नहाने के लिए, होली माने पवित्र, कि यहाँ पर नहाना लोग पवित्र मानते हैं। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, और इस उपदेश को क्या कर दिया गया, प्रिजर्व्ड माने संभाल कर रखना, है ना, और इस उपदेश को, इस सरमन को संभाल कर रखा गया। एंड इज गिवन हियर, और उसका कुछ अंश यहाँ पर दिया गया, जो नीचे है ये उसका यही उपदेश है। इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धास विजडम, और इस सरमन से बुद्धा की अकल के बारे में पता चलता है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ठीक है, इनस्क्रूटेबल के माने आते हैं समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी बुद्धा की अकल के बारे में हमें पता चलता है। अबाउट किसके बारे में, वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी जो पीड़ाओं का एक ऐसा रूप है जिसको हम समझ नहीं सकते, एक ऐसी पीड़ा जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता, लेकिन किस तरह महात्मा बुद्ध की अकल ने उस पीड़ा को सोल्व कर दिखाया, उसको हल कर दिखाया, उसको समझाने के लिए कि कैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक ऐसी पीड़ा को समझाने की कोशिश की है जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता। तो देखते हैं क्या बोला इसमें। कीसा गौतमी, तो उनके उपदेश में उन्होंने एक
कहानी बताई समझाने के लिए कि किसा गौतमी हैड ओनली सन, कि किसा गौतमी का केवल एक बेटा था, एंड ही डाइड, और उसकी डेथ हो गई। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नाइबर्स, कह रहे इन हर ग्रीफ और दुख में, इन हर ग्रीफ अपने दुख में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड, उस मरे हुए बच्चे को किसा गौतमी लेकर चली गई, टू ऑल हर नाइबर्स, अपने सभी पड़ोस में, कि अपने सभी पड़ोसियों के पास में अपने मरे हुए बच्चे की लाश को लेकर वो जाती है। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और वो अपने पड़ोसियों से सवाल करती है दवाइयों का। एंड द पीपल सेड, और सभी लोग कहते हैं कि शी हैज लॉस्ट हर सेंस, कि शायद शी हैज लॉस्ट हर सेंस, कि शायद ये पागल हो गई है। क्यों? द बॉय इज डेड, क्योंकि बच्चा तो मरा हुआ है और ये सवाल कर रही है दवाइयों का, गोलियों का, तो शायद शी हैज लॉस्ट हर सेंस, वो पागल हो गई है। एट लेंथ, आखिरकार, किसा गौतमी मेट अ मैन, किसा गौतमी की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है, वो रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जो उससे उसकी रिक्वेस्ट का आंसर करता है। क्या कहता है वो? आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, कि मैं दी माने तुमको, कि आई कैन नॉट गिव दी, मैं तुमको नहीं दे सकता मेडिसिन, दवाइयां, फॉर दाई चाइल्ड, दाई माने तुम्हारे, तुम्हारे बच्चे की दवाई तो मैं नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं, हु कैन, जो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। एंड द गर्ल सैड, और किसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी, कह रहे हैं प्रे टेल मी, प्लीज मुझे बता दो, सर सर हु इज इट, वो इंसान कौन है? ठीक है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस इंसान ने आंसर किया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, उसने कहा, ये इनका नाम ही है साक्य मुनि, के गो टू, के तुम साक्य मुनि बुद्धा के पास चली जाओ। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड, रिपेयर्ड माने स्टाइलिस्टिक यूज, वेंट टू यानी रिपेयर्ड के माने आते हैं केवल जाना, कि किसा गौतमी चली गई महात्मा बुद्ध के पास, एंड क्राइड, और रोने लगी, रोकर उसने कहा, चिल्लाकर कहा, लॉर्ड एंड मास्टर, ए मेरे खुदा, ए मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे वो दवाई दे दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो कि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को जिंदा कर दे। बट बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने आंसर किया, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, सीड माने बीज, मस्टर्ड माने सरसों, कि मुझे एक मुट्ठी, हैंडफुल माने मुट्ठी, के मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्यूर इट, और फिर लड़की ने, इन हर जॉय, लड़की को क्या लगा कि वही सरसों तो कहीं भी मिल जाएंगे। व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, फिर लड़की खुश हो गई और उसने प्रोमिस, उसने वादा किया गौतम बुद्ध से कि वो उसको ये लाकर दे देगी। द बुद्धा एडिड, लेकिन बुद्धा ने आगे कहा उससे कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने हैं। तो लड़की को लगा, किसा गौतमी को लगा कि वो तो कहीं से भी ला देगी एक मुट्ठी बीज, लेकिन गौतम बुद्धा एडिड, उन्होंने आगे कहा, क्या कहा? द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, आगे कहते हैं पेरेंट और फ्रेंड, ये कह रहे हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि ये सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड माने सरसों के बीज, एक ऐसे घर से लेकर आना, वेयर नो वन हैज लॉस्ट, जहां पर किसी बच्चे की डेथ ना हुई हो, किसी के हस्बैंड की डेथ ना हुई हो, किसी के माँ बाप की डेथ ना हुई हो, या किसी के दोस्त की डेथ ना हो, यानी ऐसा घर होना चाहिए जहां से भी आप बीज को लेकर आएंगी, तभी आपका बच्चा सही हो सकता है। तो ये तो बड़ी शर्त है, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर बच्चों की, बड़ों की, फ्रेंड की डेथ ना हो, हर घर में ऐसा हुआ है। पोअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब बेचारी, पोअर के माने बेचारी लेंगे, कि बेचारी किसा गौतमी अब घर से घर, यानी हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर लगातार जाती रही। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, एंड पीपल पिटीड हर, और लोगों को उस पर तरस आया, और वो क्या करते? एंड सेड, और वो उससे कहते, कि लोग उस पर रहम करते, उस पर दया करते, और उससे कहते, हियर इज मस्टर्ड सीड, के तुम्हें सरसों के बीज यहाँ से ले लो, टेक इट, यानी सरसों के बीज यहाँ से ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो उनसे बोलती, क्या कहती? डिड अ सन और डॉटर और फादर मदर डाइड इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में किसी बेटे की डेथ हुई है, या किसी बेटी की डेथ हुई है, या तुम्हारे फादर की डेथ हुई है, मदर की डेथ हुई है तुम्हारी फैमिली में से? जब वो ये सवाल करती उनसे, तो वो क्या करते थे? आंसर हर, तो वो उसको आंसर करते घर वाले, क्या अलास, अफसोस की बात ये है, द लिविंग आर फ्यू, के जिंदा तो थोड़े बहुत ही हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जो मरे हुए लोग हैं वो ज्यादा है, यानी मरों की संख्या ज्यादा है, एंड लिविंग्स आर फ्यू, और जो जिंदा है वो कम है। डोंट रिमाइंड अस, अब तुम याद रखो, कि हमें याद मत दिलाओ, अवर डीपेस्ट ग्रीफ, के हमारे जो दुख हैं, गहरे जख्म, यानी ग्रीफ माने दुख, या गहरे जख्म बोल सकते हैं, डीप माने गहरे, कि हमारे जो गहरे जख्म हैं, रिमाइंड अस, हमें उन्हें याद मत दिलाओ, हमारे गहरे दुखों को हमें याद मत दिलाओ।
एंड देयर वाज नो हाउस, और यहाँ पर कोई ऐसा घर नहीं है, बट सम बिलाउड वन हैड डाइड इन इट, लेकिन हर घर में किसी ना किसी, बिलाउड माने प्रिय की, कि कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसमें किसी प्रिय की डेथ ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वेरी माने थकना, कि किसा गौतमी बहुत ज्यादा थक गई, एंड होपलेस और बहुत ज्यादा परेशान हो गई, एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो वे साइड माने रास्ते की एक तरफ बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और जो शहर में जो लाइट्स जल रही थी, जो रोशनी हो रही थी, उनको वो देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड, अब कभी कभी वो रोशनी जो है बढ़ रही थी, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कभी कभी वो बुझ रही थी, कि वो रोशनी कभी उसे जलती हुई दिखाई दे रही थी, कभी वो बुझती हुई दिखाई दे रही थी। कोई चिराग वगैरह भी हो सकते हैं कि वो चिराग कभी कभी बहुत ज्यादा तेज जल रहे थे, और कभी कभी वो एक्सटिंग्विश्ड माने बुझ जाना, कभी वो जल रहे थे, कभी वो बुझ रहे थे। तो वो एक किनारे पर बैठकर साइड में, यानी सड़क की साइड में बैठकर ये नजारा देख रही थी। एट लास्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, आखिरकार, एट लास्ट माने आखिरकार, डार्कनेस ऑफ द नाइट के रात का जो अंधेरा है, रेंड, रेंड माने एवरीवेयर हर जगह, कि रात का अंधेरा हर जगह छा गया, रेंड माने छाना ले लेंगे यहाँ पे, कि रात का अंधेरा हर जगह छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और फिर वो फेट माने किस्मत, फिर वो लोगों की किस्मत के बारे में सोचने लगी। ठीक है, कंसिडर्ड माने सोचना, विचार करना, फिर उसने लोगों की किस्मत के बारे में विचार किया। एंड देयर लाइव्स फिलिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर उसने इंसानों की जिंदगी के बारे में सोचा, फिलिकर अप के इंसान जिंदा होते हैं, एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर वो कभी वो इंसान जिंदा हो जाते हैं और कभी मर जाते हैं। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और फिर वो अपने आप से विचार करने लगी, अपने मन में सोचने लगी, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुखों को लेकर कितनी सेल्फिश हो गई हूँ, कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत तो सबको आनी है, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत सबको आनी है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. Valley of desolation माने an area which is filled with the deep sorrow, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सबको मौत आनी है, और इस घाटी के अंदर, वैली के माने आते हैं घाटी, कि इस घाटी के अंदर, कैसी घाटी, डेसोलेशन, दुखों वाली घाटी, कि इस घाटी के अंदर जो कि दुखों वाली घाटी है, देयर इज अ पाथ, यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी, जो उसको अमर की अमरता, यानी इमोर्टल माने अमर, जो कभी ना मरे, कि इस दुखों भरी घाटी में एक ही रास्ता है जो उसको यानी अमर होने की तरफ लेकर जाता है। और वो अमर होने का रास्ता क्या है, वो हैज कह रहे हैं सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और ये अमर होने का रास्ता एक ही है कि हमें अपने स्वार्थपन को सरेंडर कर देना चाहिए, यानी सारे अपने आप को, जो अपना स्वार्थपन है उसको त्याग देना चाहिए, यही एक इंसान को अमर बना सकता है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, ये कह रहे हैं मोर्टल के, इस दुनिया के अंदर सब लोग कैसे हैं, मरने वाले, यानी सबको मौत आनी है, और हर इंसान की लाइफ इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कैसे, इज ट्रबल्ड, परेशानियों से भरी हुई है, एंड ब्रीफ, और बहुत कम जिंदगी है, एंड कंबाइंड विद पेन, और ये थोड़ी सी जिंदगी भी कैसी है, कंबाइंड विद पेन, दुखों से, दर्द से भरी पड़ी है, जुड़ी हुई है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, इसीलिए इस दुनिया में जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता, बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न एंड अवॉइड डाइंग, इसीलिए कह रहे हैं कि जो इंसान भी दुनिया में जिया है ना, बोर्न माने जन्म लेना, कि जिसने भी दुनिया के अंदर जन्म लिया है, कैन अवॉइड डाइंग आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ये कह रहे हैं कि कैन अवॉइड डाइंग, कि उसको मौत को जो है अवॉइड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पर है वो मरेगा। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, वो पहले बूढ़ा हो जाएगा, हियर इज डेथ, और फिर वो मर जाएगा, कि जो जिंदा हुआ है उसको मरना है, ये बात तो तय है। लेकिन अगर हम अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए, यही इसी वजह से हम अमर हो सकते हैं। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, कि इसी तरह की नेचर है, इसी तरह की ये कायनात है, इसी तरह की गैलेक्सी में जो भी चीज पैदा हो रही है वो मरेगी। ये क्या है, सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, यानी हर जिंदा चीज, लिविंग बीइंग्स माने हर जिंदा चीज, हर जानदार चीज की यही नेचर है, यही फितरत है। एज राइप फ्रूट्स आर ईयरली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, ये कह रहे हैं जैसे कि पके हुए जो फल होते हैं, ईयरली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, डेंजर ऑफ फॉलिंग गिरने का डर, के जिस तरह के फल पक जाते हैं और हमेशा उनके गिरने का डर बना रहता है, इसी तरह इंसान है। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी तरह बिल्कुल इंसान है कि जब इंसान पैदा हो जाता है
आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, के हर जिंदा इंसान के साथ हमेशा मौत का डर बना रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोर्टर, जिस तरह के जमीन अर्थन वेसल मिट्टी के बर्तन के, जिस तरह कुम्हार के द्वारा, पोर्टर माने कुम्हार, जिस तरह कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, और आखिर में, एंड माने आखिर में उनको तोड़ दे जाते हैं, कि एक बर्तन, कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी के और उन बर्तनों का अंत क्या होता है कि वो टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉडल, इसी तरह इंसानों की लाइफ है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे दोनों, चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट हो, जवान हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे अकलमंद इंसान, फूल माने पागल और वाइज माने अकलमंद, चाहे पागल इंसान हो चाहे अकलमंद इंसान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, के सब लोगों को मौत आनी है। पावर ऑफ डेथ, के सब लोग कमजोर दिखाई देते हैं, सब लोग नाकाम हो जाते हैं मौत की ताकत के सामने। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और सभी को मरना है। सब्जेक्ट माने शिकार हो जाना, डेथ माने मौत का, सब लोग मौत का शिकार बनने हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। देखो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, कहा है ऑफ दोज हु, के वो लोग जो ओवरकम बाय डेथ, जिनको मौत आ गई, यानी वो लोग जिनको मौत आ गई है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और जिनको इस दुनिया को छोड़कर जाना है, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर भी अपने बेटे को नहीं बचा सकता। यानी अगर बेटे की मौत उसके सामने आ गई, फादर के सामने, तो एक बाप भी अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन, ना ही कोई रिश्तेदार बचा सकता, और कह रहे हैं इन देयर रिलेशंस, यानी रिश्तेदार रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, जिसका टाइम आ गया उसको जाना है। मार्क, याद रखो, while relatives are looking on and lamenting deeply, कह रहे हैं मार्क, यानी याद रखो, थोड़ा संकेत दिया है ताकि हम बात को ध्यान से सुने, कि मार्क ध्यान से सुनो, while relatives are looking on, जबकि जो रिश्तेदार हैं वो तुम्हारी क्या करेंगे, लुकिंग ऑन, जबकि वो तुम्हारी परवाह करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, एंड लेमेंटिंग डीपली, और वो तुम्हारी मौत पर बहुत ज्यादा रोएंगे। लेमेंट माने मातम करना, रोना, डीपली माने बहुत ज्यादा, कि वो तुम्हारी मौत पर बहुत ज्यादा रोएंगे। By one mortals are carried off like an ox that is led to slaughter, ये कह रहे हैं वन बाय वन, के एक एक करके सारे इंसान लेकर जाए जा रहे हैं। कैरिड ऑफ माने लेकर जाना, कि एक एक इंसान जा रहा है, उसको लेकर जाया जा रहा है, किसकी तरह, लाइक एन ओक्स, एक बैल की तरह, एक जानवर की तरह, इज दैट लेड टू स्लाउटर, स्लाउटर माने कमीला, जहां पर जानवर वगैरह को काटा जाता है, स्लाउटर। ये कह रहे हैं कि एक एक इंसान, इस तरह एक एक इंसान को लेकर जाया जा रहा है जैसे कि जानवरों को, बैलों को स्लाउटर के अंदर लेकर जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसीलिए ये दुनिया एफ्लिक्टेड माने भरी पड़ी है, इस दुनिया से जुड़े हुए हैं क्या, डेथ, इस दुनिया से डेथ जुड़ी हुई है, एंड डिके, और जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, पेन है, दुख है, वो सारी चीजें दुनिया से जुड़ी हुई हैं। देयरफॉर, इसीलिए द वाइज डोंट ग्रीव, इसलिए अकलमंद लोग दुनिया को लेकर परेशान नहीं होते। नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, ये कह रहे हैं कि जो लोग अकलमंद हैं, वाइज हैं, अकलमंद है, डोंट ग्रीव, वो परेशान नहीं होते। नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को जान करके, दुनिया के जो टर्म्स है, दुनिया की जो कंडीशंस है, उनको जानकर वो परेशान नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन सब लोगों को मरना है। नॉट फ्रॉम वेपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कह रहे नॉट फ्रॉम वेपिंग, ना तो रोने से, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, ना परेशान होने से, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑब्टेन माने ग्रहण करना, कि ना तो रोने से और ना ही परेशान होने से कोई दिमाग की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, ऑन द कंट्रेरी, जबकि दूसरी ओर इसके अपोजिट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, जबकि अगर कोई किसी की मौत पर रोएगा, दुख प्रकट करेगा, दिमाग की शांति तो नहीं मिलेगी, बल्कि हिज पेन, उसका जो दुख है, उसका जो दर्द है, विल बी द ग्रेटर, वो और बड़ा होता चला जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसकी जो बॉडी, उसका जो शरीर है, वो और ज्यादा सफर करता चला जाएगा। यानी दिमाग, पेन और बढ़ेगा, दुख और बढ़ेगा, और बॉडी भी और ज्यादा जो है सफर करेगी, पीड़ाएं झेलेगी। He will make himself sick and pale, और आखिर इंसान अपना आप को कैसा कर लेगा, बीमार कर लेगा, एंड पेल, और पीला पड़ जाएगा। Yet इसीलिए the dead are not saved by his lamentation, इसलिए जो लोग डेड हैं, जो लोग मर गए हैं, are not saved, उनको नहीं बचाया जा सकता
बाय हिज लेमेंटेशन, रोने से, कि अगर हम चाहें कि हम रोकर उसको जिंदा कर लेंगे तो किसी भी इंसान को रोकर जिंदा नहीं किया जा सकता। ही वो इंसान हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। ये कह रहे हैं कि वो इंसान जो कि हमेशा पीस माने शांति, जो शांति को खोजना चाहता है, शांति की तलाश करता है, शुड ड्रॉ आउट एरो ऑफ लेमेंटेशन, तो उसको इन रोने से, मातम करने से, विलाप करने से ड्रॉ आउट, बाहर निकल जाना चाहिए। यानी आप जो रो रहे हैं किसी के लिए, आप रोना बंद कर दें, तभी दिमाग की शांति मिल सकती है। एंड कंप्लेंट, और जो दुनिया से शिकायतें हैं उनको करना बंद कर दें। एंड ग्रीफ, और जो दुनिया के दुख हैं आप उनको बताना, उनको गिनाना बंद कर दें, तभी आप क्या पा सकते हैं, सिक्स पीस, जब आपके दिमाग को शांति मिल सकती है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain the peace of mind। कह रहे हैं कि ही, वह इंसान, who has drawn out the arrow and has become composed all obtain, यानी जो इंसान इन सब चीजों को खत्म कर लेगा, लेमेंटेशन को खत्म कर देगा अपनी जिंदगी से, दुनिया की जो कंप्लेंट है, जो शिकायतें करते हैं इंसान, उनको खत्म कर देगा, एंड ग्रीफ, और जिन चीजों को लेकर इंसान परेशान होता है उन चीजों को इग्नोर करेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, विल ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, के वो दिमाग की शांति प्राप्त कर लेगा। आपका दिमाग शांत हो जाएगा अगर आप दुनिया से लगाव छोड़ देंगे, दुनिया को इग्नोर कर देंगे। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो। ये कह रहे हैं कि ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो, के जो दुखों पर विजय प्राप्त कर लेगा, बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, तो वो हर दुख से आजाद हो जाएगा, हर दुख से फ्री हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और ऐसा इंसान कैसा होगा, ब्लेस माना आता है आशीर्वाद, ऐसा ही इंसान अच्छा होगा, अकलमंद होगा। कि आपको कंप्लेंट करना, लेमेंटेशन करना या दुख जताना दुनिया के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।